लटक रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक हरे नारे बोलने के लिए भी करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। वियोगी होगा मीन्स रहा होगा, पास्ट टेंस की बात करी जा रही है कवि द्वारा कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। कवि जयशंकर प्रसाद भारत के एक महान छायावादी कवि थे। ये उनकी एक काव्य संग्रह है कामायनी, उससे ली गई पंक्तियाँ हैं। और कामायनी इतनी खूबसूरत काव्य संग्रह है जयशंकर प्रसाद का, इसमें इसका एक और मैं वो छंद सुनाता हूँ। पहली बार कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में पहली बार बिजली के फूल की कल्पना अगर किसी ने की तो वो जयशंकर प्रसाद थे। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। मतलब बिजली के फूल की कल्पना उन्होंने करी थी। कहा जाता है ना कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि, तो एक तरह की ये हकीकत है। तो कुल मिला के विषय वस्तु मेरे आज के इस वीडियो की ये है कि वो पहला पत्रकार कैसा रहा होगा। अगर पहला कवि वियोगी रहा होगा तो पहला पत्रकार कैसा रहा होगा, क्यों लिखा होगा उसने, किसके विरुद्ध लिखा होगा और क्या लिखा होगा। वियोग से जैसे कविता पैदा होती है, वैसे ही आक्रोश से कोई पत्रकार पैदा हुआ होगा, जो मेरा समझना है। आक्रोशी रहा होगा पहला पत्रकार, क्रोध में लिखी होगी उसने पंक्तियां उनके विरुद्ध जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे होंगे, जो शक्ति का पावर का दुरुपयोग कर रहे होंगे। तो निश्चित रूप से पत्रकार शब्द या पत्रकार व्यक्तित्व का जो आरंभ हुआ होगा वो यहीं से शुरू हुआ होगा कि कोई राजा, कोई सत्ताधीश जब अन्याय पे उतर आया होगा और लोग डर के मारे चुप हो गए होंगे, किसी में साहस नहीं बचा होगा कि उसके विरुद्ध वो बोल सके, तो ऐसे में कोई एक व्यक्ति उठा होगा और उसके आक्रोश से कुछ शब्द, कुछ वाक्य पनपे होंगे और जिसको उसने लिखा होगा, पूछा होगा सवाल उस राजा से, उस शक्तिशाली व्यक्ति से, जिससे डर के मारे या फिर जो भी कारण हो लोग बोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे होंगे। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि पत्रकार का मतलब ही आलोचना से है। पत्रकार हमेशा सत्ता विरोधी रहे हैं। पत्रकार सत्ता के समर्थक नहीं हो सकते हैं। सत्ता के समर्थक भाड़ कवि हुआ करते थे हमेशा से, और आज भी अगर कोई पत्रकार सत्ता का समर्थन कर रहा है सिर्फ, तो वो उसे अब भाड़ कवि की संज्ञा ही दे सकते हैं। इससे अतिरिक्त उसका कोई व्यक्तित्व, कोई पहचान नहीं है। तो ऐसे में बार बार ये आलोचना की जाती है रवीश कुमार की कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता की बुराइयों के बारे में बात करते हैं, उसकी कमियों के बारे में बात करते हैं, सिर्फ आलोचना करते हैं सत्ता की, और वो सत्ता की अच्छी चीज़ों का वर्णन नहीं करते हैं। मित्रों, मैं यहाँ फिर वही कहना चाहूँगा, सत्ता की अच्छी चीज़ों का वर्णन करने के लिए तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, भाड़ कवि तो पड़े ही हुए हैं। तो अगर एक रवीश कुमार ऐसी पत्रकारिता कर रहे हैं कि वो सरकार के अच्छे कार्यों को छोड़ दे रहे हैं,
उन सारे गोदी मीडिया के लिए जो जिनकी संख्या बहुत भारी इस समय है, इवन रवीश कुमार के चैनल एनडीटीवी को भी उस गोदी मीडिया ने छीन लिया है इनके प्रकारेण। तो अगर ऐसे में रवीश कुमार सिर्फ और सिर्फ कमियों पे अपनी निगाह रखते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कुछ भी गलत है। रखना तो सबको चाहिए। सत्ता की प्रशंसा पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ये है कि सत्ता क्या करने से चूक रही है, जो कर रही है वो तो सत्ता खुद दिखा रही है। कितने विज्ञापन देखेंगे आप, कितने अखबार देखेंगे। अभी अखबार की एक कटिंग आप देखिए, ये देश भर के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर ये मोदी जी की तस्वीर है बड़ी सी। और ये कोई पहली बार नहीं है, अनेकों बार, अनेक बार, अनेकों तरह से इस तरह के चेहरे चमकाने के प्रचार किए जाते रहे हैं सरकारों द्वारा। मैं सिर्फ इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी सरकारें ये करती हैं, चाहे वो राज्य स्तर की सरकारें हों या फिर संघीय सरकारें हों, सब लोग ऐसा करते हैं। तो ऐसे में पत्रकार का क्या दायित्व बनता है? पत्रकार का दायित्व तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो सत्ता की कमियों को खोजे, जो जनता की डिमांड है, जिसको वो नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो भाग रहे हैं पीछे, जिसको वो छुपा रहे हैं। पत्रकार का दायित्व है कि वो उसको सामने लाए। भाई ये क्यों नहीं आप कर पाए? आपने ये वादा किया था, इस वादे को क्यों नहीं पूरा किया? तो यही पत्रकार का दायित्व है। मुझे संसद में ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में, धन्यवाद प्रस्ताव में पीएम मोदी ने जो कहा है वो लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा नहीं है। राहुल गांधी के जो आरोप थे उनके ऊपर अडानी जी को लेके कि कैसे इन्होंने अडानी जी को फैसिलिटेट किया जगह जगह, इजराइल की सरकार से बात करके, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से बात करके, श्रीलंका की सरकार से बात करके, जिसके क्लियर दिखता है साफ साफ ये कि ऐसा कहीं ना कहीं से किया गया है। श्रीलंका की संसद में तो सीधा वहाँ के किसी अधिकारी ने साफ साफ कहा कि राजपक्षे जी ने मुझसे कहा है कि मोदी जी का दबाव है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये हर हाल में बिजली का कोई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हर हाल में अडानी जी को ही जाना चाहिए। तो सब एविडेंस हैं इन सारी चीज़ों के। तो मोदी जी ने जो कहा, विषय ये है कि मोदी जी ने राहुल के आरोपों का जवाब देने के बारे में जो कहा वो लोकतंत्र को शर्मसार करता है एक तरह से। संसद सबसे बड़ी पंचायत है। संसद मनमानी करने की जगह नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, जनता जवाब देगी। मोदी जी ने कहा कि मैं नहीं राहुल के प्रश्नों का जवाब दूंगा, बल्कि जनता जवाब देगी कि ये जो झूठे आरोप लगा रहे हैं इसको जनता जवाब देगी। मतलब स्थिति अब ये आ गई है, पत्रकारों से तो मोदी जी बचते ही रहे हैं लगातार 8 सालों से। पत्रकारों के सामने खड़े होने का साहस वो नहीं जुटा पाए हैं। जो भी आप इसे कहें, आप लोकतंत्र में पत्रकार के जवाब से कैसे बच सकते हैं, उस जवाबदेही से कैसे आप बच सकते हैं? लेकिन 8 साल से लगातार आपके देश का प्रधानमंत्री जवाबदेही से बचता रहा है और इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये गंभीर प्रश्न है कि आखिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पत्रकारों से बातचीत से क्यों डरते हैं? क्या डर उनको है कि पत्रकार जो है उनके अंदर से कौन सी चीज़ है जो निकाल लेगा? शायद वो डरते हैं कि जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। इन पत्रकार भी एक तरह के कभी ही होते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अंदर जाके वो निकाल ले जो कुछ राज छुपा हुआ है उनके अंदर। तो कोई डर तो ज़रूर है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कबीरदास ने कहा ना कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। तो निंदक तो नेरे रखना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, आपको सत्ता का प्रेम नहीं है, आप लालच में नहीं है कि बार बार आप सत्ता में बने रहें, तो आखिर डर किस बात का है? किस बात का डर है? क्यों पत्रकारों से डरते हैं? क्यों आप मीडिया से डरते हैं? क्यों अब तो आप संसद में जवाब देने से भी भागने लगे। आपने जो है जवाबदेही तय कर देगी कि प्रश्न भी जनता का ही होगा और जवाब भी जनता ही देगी। यानी कि
अब संसद में नेता और ये नेता प्रतिपक्ष और सांसद ये लोग सिर्फ मटरगश्ती करेंगे और नारेबाजी करेंगे। ये वीडियो आप देखिए। ये देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक हरे नारे बोलने के लिए भी करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है। वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। ये लोग सिर्फ अब नारेबाजी करेंगे संसद में, और संसद में प्रश्न भी जनता ही करेगी और उसका जवाब भी जनता ही देगी। यानी जनता को भेड़ बना के, गुट बना के भिड़ा दिया गया है, लड़ा दिया गया है हमको, आपको जाति धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे हमको लड़ा दिया गया है कि एक विरोधी अगर प्रश्न करेगा तो जवाब भी वही जनता देगी। ये कतई अच्छा नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है कि आपके देश का प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब न देकर ये कहे कि जनता जवाब देगी। ये जनता को आपस में लड़ाने वाली एक कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ये जनता में भेद पैदा करने वाली बात हो रही है। जवाब देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, आरोपों का खंडन करना चाहिए था कि जब इजराइल गए थे उसके तुरंत बाद तमाम प्रोजेक्ट अडानी को कैसे मिल गए। जब ऑस्ट्रेलिया गए तो उसके बाद कोयले का ठेका अडानी जी को कैसे मिल गया। जब वो श्रीलंका गए तो वहाँ के प्रोजेक्ट अडानी जी को कैसे तुरंत बाद मिल गए, कैसे फैसिलिटेट हो गए अडानी जी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो राज है। भारत में बहुत सारे व्यवसायी हैं, उनको भी लाभ मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी विडंबना है कि अडानी जी को ऐसे ऐसे काम दिए गए हैं जिनका उनके पास कोई अनुभव नहीं रहा है। जैसे सेना के सेक्टर की बात एक थी, राहुल जी ने आरोप लगाया है कि ये वीडियो भी आप देख सकते हैं कि उसमें जो नियम बने थे कि ये सैन्य निर्माण से संबंधित टेंडर जो भी कंपनी लेगी उस कंपनी के पास इन चीज़ों के निर्माण का पूर्व अनुभव होना चाहिए। लेकिन जब अड़चन आने लगी अडानी जी को देने के लिए तो इन नियमों को बदल दिया गया और अडानी जी को सैन्य सामग्री निर्माण का, इसमें ड्रोन, राइफल्स, पिस्टल्स आदि हैं, उस क्लास को ही इरेज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो आप इसे फैसिलिटेशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ये फैसिलिटेशन नहीं है तो क्या है? तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है।